हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है स्टॉप द स्कैम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑफ अगस्त 4 ऑन द डिजिटल अरेस्ट मेनेस। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 4 अगस्त को, ये जो डिजिटल अरेस्ट का खतरा है उसके ऊपर, इज नोटेबल फॉर नॉट बीइंग ल्यूड इनटू कॉम्प्लिसेंसी। तो इससे ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं है। मतलब ल्यूड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है केयरलेसनेस। मतलब इस आदेश से ये पता चलता है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इस डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर केयरलेस नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स स्टेटस रिपोर्ट कह रहा है कि ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट आई है उसमें ये दिखाया गया है दैट कंप्लेंट्स ऑन द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फेल फ्रॉम 1,23,672 इन 2024, 58,249 इन 2025। कह रहा है कि ये जो नेशनल साइबर क्राइम की रिपोर्ट आई है इसमें ये देखा गया है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं साइबर क्राइम को लेकर उसमें गिरावट दिखी है। 2024 में 1 लाख के ऊपर थी, अब वो लाके 58,000 के आसपास है एंड स्टिड एट 16,377 इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026। और जो 2026 के पहले 6 महीने में कितने हैं, 16,377 है। इसका मतलब इस बार उससे भी कम रहने वाली है। द कोर्ट कॉल्ड द फिगर्स सर्टेनली इंकरेजिंग। कह रहा है कोर्ट ने कहा है कि ये जो फिगर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, इंकरेजिंग है कि हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। एंड डायरेक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सर्कुलेट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ये आदेश दिया है कि ये अपने हर जगह, भारत में हर जगह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाएं। मतलब एक ही जैसा प्रोसीजर होना चाहिए, एक ही जैसा तरीका होना चाहिए काम करने का। फॉर टेम्परेरी डेबिट होल्ड्स ऑन म्यूल अकाउंट्स। और वो किसके लिए, मतलब किसके लिए एक जैसा तरीका अपनाया जाए कि ये जो डेबिट अकाउंट हैं जिनको हम म्यूल अकाउंट बोल रहे हैं उनको टेम्परेरी होल्ड रखने के लिए। मतलब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं कि मान लो कि कोई स्कैम हुआ, ठीक है, तो स्कैम होने के बाद मान लो कि मुझसे पैसा मेरा जो है लिया गया स्कैम के थ्रू, और वो फिर एक ऐसे अकाउंट में जाएगा, फिर दूसरे अकाउंट में जाएगा कि वो उसको ट्रैवल कराना चाहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, तो उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। मतलब वो होता ही स्कैम करने के लिए अकाउंट से। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है आरबीआई को कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए, एक स्टैंडर्ड रूल्स बनाइए, ताकि भारत में हर जगह ये जो म्यूल अकाउंट्स है उसके ऊपर कदम उठाए जा सकें। स्टेट्स टू नोटिफाई साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और साथ ही साथ स्टेट्स को भी बोला है कि ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाएं एंड ऑपरेशनलाइज E0FIR, और E0FIR का भी यूज़ करें, उसको भी ऑपरेशनलाइज करें। अब ये E0FIR क्या होती है कि कहीं से भी आप FIR करते हो तो आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन के पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ धोखाधड़ी कहीं भी हो रहा है तो आप किसी भी जाके बस आपको FIR करनी है, वो 0 FIR होती है, वो जाकर अपने आप ही उसको संज्ञान में ले लिया जाएगा। एंड एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी टू एग्जामिन अ विक्टिम कंपनसेशन फ्रेमवर्क। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाए, ताकि जो विक्टिम को कंपनसेशन देना है उसका एक पूरा सिस्टम बनाया जा सके। ठीक है, मतलब जो विक्टिम हैं जिनके साथ अपराध हो गया है या फिर किसी तरीके से वो ठगे जा चुके हैं तो उनको कंपनसेशन भी दिया जा सके। थैंक्स टू एडवाइजरीज फ्रॉम बैंक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड द पुलिस। कह रहा है कि जो बैंकों ने एडवाइजरीज दी, टेलीकॉम ऑपरेटर ने दी एडवाइजरीज, मतलब जो एडवाइस दी या वार्निंग दी, और पुलिस ने जो वार्निंग दी, उसकी वजह से फ्यूअर सीनियर सिटीजन्स एंड अदर्स आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड बाय दीज स्कैम। बहुत कम से कम ही लोग जो हैं अब क्या कहते हैं ये विक्टिमाइज हो पा रहे हैं, मतलब ये इन सब जो स्कैम हो रहा है उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि लगातार बैंक की तरफ से, टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से, पुलिस की तरफ से एडवाइजरीज जारी की जा रही है। विच हैव सक्सीडेड ड्यू टू ओल्डर्स विक्टिम डेफरेंस टू अथॉरिटी। कह रहा है कि ये स्कैम सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि जो लोगों का रेस्पेक्ट है अथॉरिटीज़ को लेकर, मतलब अगर आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है तो आप पूरी रेस्पेक्ट से बात करोगे। अगर वो जो भी कहेंगे भाई आप पुलिस स्टेशन आ जाओ या फिर यहाँ पे आ जाओ, अगर आप आम नागरिक हो तो आप वैसा ही करोगे। तो कह रहा है क्योंकि लोग इन अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते थे, इसी वजह से ये जो स्कैम है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे।
एंड फियर ऑफ लीगल ट्रबल। अच्छा, उनको एक तरीके से कानूनी जितने भी प्रोसीजर हैं उससे डर लगता है, इस वजह से भी वो हर बात को मानते चले गए और इनके साथ स्कैम होता चला गया। येट फिर भी स्कैमर्स फाइंड इट ईजी टू टारगेट यूथ एंड प्रोफेशनल्स। कह रहा है कि उसके बावजूद भी जो स्कैमर्स हैं वो आसानी से यूथ और प्रोफेशनल्स को टारगेट बना लेते हैं, एंड सीनियर सिटीजन्स को भी। द एडवाइजरीज हैव नॉट रीच, जिनके पास ये जो एडवाइजरीज है पहुंच नहीं पाती, मतलब ये चेतावनियां जिनके पास नहीं पहुंच पाती हैं, इन स्कैमर उन यूथ और प्रोफेशनल या सीनियर सिटीजन्स को भी आसानी से अपना टारगेट बना लेते हैं। एंड देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस डिस्पाइट स्क्रूटनी एंड इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है कि बहुत कम ही बार आरोप तय हो पाते हैं, बजाय कितनी भी स्क्रूटनी हो जाए, कितना भी मतलब इंस्पेक्शन हो जाए या इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बावजूद भी, जो कि ये सजेस्ट करता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है मस्ट मूव फास्टर इन टैकलिंग दीज स्कैम, कि ये जो लॉ को इन्फोर्स करना है, लागू करना है, उसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए अगर हमें इन स्कैम को टैकल करना है या मैनेज करना है। द डिजिटल स्कैमर्स हैव प्रूव निम्बल इन देयर मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कि उनका जो वर्किंग मेथड है, और निम्बल का मतलब होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। कह रहा है कि ये डिजिटल स्कैमर्स ने ये तो प्रूव कर दिया है कि इनका जो वर्किंग मेथड है या वर्किंग प्रोसीजर है वो बहुत तेज़ है किसी को मतलब अपने स्कैम में फंसाने के लिए। दे राउट कॉल्स थ्रू सिम बॉक्सेस। वो जो कॉल्स लोगों को करते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं वो सिम बॉक्सेस से करते हैं, ताकि वो कॉल कहाँ से आ रहा है ये पता ना चल पाए, टू मास्क देयर ओरिजिन। मेकिंग देम अपीयर एज इंडियन नंबर्स, उसको वो इंडियन नंबर्स की तरह दिखाते हैं। एंड यूज म्यूल अकाउंट्स अक्रॉस मैनी स्टेट्स टू मूव फंड स्विफ्टली, और बहुत से वो म्यूल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में होता है। म्यूल अकाउंट मैंने बताया कि एक तरीके से स्कैम करने वाला अकाउंट, जिससे जो फंड है या फिर जो पैसा उन्होंने स्कैम के थ्रू पाया है उसको वो आसानी से मूव कर सके। They are now known to deploy deep fakes on video calls to dupe victims. Dupe का मतलब होता है चीट करना। तो कह रहे हैं कि अब ये भी पता चल गया है कि ये डीप फेक्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब AI वीडियो या फोटोज़ का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये विक्टिम्स को बेवकूफ़ बना सकें, एंड रिमेन अनट्रेसेबल बाई इन्वेस्टिगेटर्स, और इन्वेस्टिगेटर्स भी इनका पता ना लगा पाए, मतलब वो खुद सामने नहीं आते हैं, अब वो AI वीडियो का यूज़ करके लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इन effect, द fraudsters ऑलवेज सीम टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ दोज परसुइंग देम। कह रहा है कि रियलिटी में जो फ्रॉडस्टर हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। मतलब जो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेटर हैं, वो ऐसा लगता है कि वो एक कदम इनसे पीछे ही है। द कोर्ट्स इंस्टेंसेस ऑन रिस्टोरिंग मनी। कह रहा है कि जो कोर्ट ने एक तरीके से जोड़ दिया है कि मनी को वापस लाया जो स्कैम के थ्रू लोगों का लुट गया है। completed in 36,290 केसेस इन्वॉल्विंग 18.05 करोड़, और ये जो मनी रिस्टोर करने का प्रोसेस है ये 36,290 केसेस में कंप्लीट भी हो चुका है, जिसमें 18.05 करोड़ रुपए शामिल है। एंड ऑन द स्विफ्ट डिस्पोजिंग ऑफ अकाउंट फ्रीज केसेस, और कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो अकाउंट फ्रीज हो गए हैं किसी न भी किसी वजह से, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाए, मतलब उसको भी जल्दी से उसका जो सॉल्यूशन उसको ढूंढा जाए। अलॉन्ग साइड साथ ही साथ डिटेक्शन सिस्टम के बारे में भी जोड़ दिया है कोर्ट ने, जैसे कि म्यूल हंटर, ताकि म्यूल अकाउंट को पहले से ही डिटेक्ट किया जा सके और उसको फ्रीज किया जा सके या फिर होल्ड में लिया जा सके। AI यूज इन ओवर 20 बैंक। कह रहा है कि AI जो है वो 20 से बैंक से ज़्यादा में यूज होता है। विल हेल्प लिमिट द डैमेज, वो हमारी मदद कर सकता है नुकसान को कम करने में। इवन व्हेन परपेट्रेटर्स आर नॉट कॉट और कन्विक्टेड। कह रहा है कि उस समय भी जब जो स्कैमर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, अगर वो पकड़े भी ना जाएं या कन्विक्टेड भी, उनके ऊपर दोष भी साबित ना हो सके, उस कंडीशन में भी ये AI जो है हमारी मदद कर सकता है कि नुकसान जो है वो कम से कम हो। But convictions are rare as many of these fraud and extortion schemes are run from overseas. कह रहा है कि लेकिन ज़्यादातर जो कन्विक्शंस हैं, मतलब जो दोष साबित करना है वो शायद ही कभी हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही रेयर है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रॉड हो रहे हैं या फिर ये एक्सटॉर्शन स्कीम्स का मतलब है कि ब्लैक मेल करने वाली जो स्कीम्स हैं या फिर
इलीगल तरीके से जो प्रोसीजर है मनी की डिमांड करने के लिए, ये सब बाहर से होते हैं, ओवरसीज से होते हैं ये, और वो भी स्कैम कंपाउंड, मतलब स्कैम करके वहाँ पे एक हब होगा बाहर जहाँ से ये सारे स्कैम हो रहे हैं। इन म्यांमार, ज़्यादातर म्यांमार से होते हैं, द वाइडर गोल्डन ट्रायंगल से होते हैं, एंड कम्बोडिया से होते हैं। इन म्यांमार स्कैम सेंटर्स प्रोलिफरेटेड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफिशियल पैट्रोनेज। कह रहा है कि म्यांमार में ये जो स्कैम सेंटर्स हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। डायरेक्ट सपोर्ट भी होता है ऑफिशियल्स का वहाँ पर, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी होता है इसके लिए। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट देना है, ऑफिशियल सपोर्ट। इवन एज रिसेंट स्क्रूटनी प्रोड्यूस रेट्स दैट वर लार्जली फॉर शो। कह रहा है कि जबकि रिसेंट जो स्क्रूटनी हुई है वहाँ पे म्यांमार में, जिसमें बहुत सी रेट्स डाली गई हैं, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि इन सेंटर्स में कि बस हम रेट डाल रहे हैं, बस सरकार दिखाना चाहती है कि हम एक्शन ले रहे हैं। शिफ्टिंग टू न्यू एरियाज इन द कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री। और ये जो सेंटर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ जिन कंट्रीज में वॉर चल रहा है वहाँ पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। आफ्टर बीजिंग क्रैकडाउन, कह रहा है कि जब चाइना ने उनके ऊपर बहुत कदम उठाए 2023 में ऑन स्कैम सेंटर्स के ऊपर, जो कि चाइनीज़ लोगों को विक्टिम बना रहे थे, स्कैमर्स शिफ्टेड फोकस टू अदर कंट्री। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्कैमर्स थे उन्होंने अपना जो फोकस है वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया है। विद इंडियंस ऑल्सो बींग ट्रैफिक मतलब किसी लालच देकर इंडियंस को अपने देश बुला लेते हैं और फिर वो उनको टॉर्चर करते हैं ताकि ये जो इंडियंस हैं वो अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ क्राइम कर सकें, डिजिटल क्राइम कर सकें। न्यू दिल्ली मस्ट यूज़ डिप्लोमेटिक प्रेशर। कह रहा है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर का यूज़ करना चाहिए इन कोऑर्डिनेशन विद द चाइना के साथ, यूएस और एशियान के साथ मिलकर, टू कंपल नाफिदो एंड फेन। नाफिदो जो है वो म्यांमार की कैपिटल है और फेन जो है वो कम्बोडिया की कैपिटल है। तो एक तरीके से इनके ऊपर म्यांमार और कम्बोडिया के ऊपर जोर प्रेशर बनाया जा सके ताकि ये इन नेटवर्क्स के ऊपर एक्शन लें दैट होस्ट दीज कंपाउंड, जो कि इन स्कैम सेंटर्स को होस्ट करते हैं। मतलब यही नेटवर्क्स हैं जो इन स्कैम सेंटर्स को चलाते हैं। पैसेज के अकॉर्डिंग, वाई आर लीगल कन्विक्शंस रेयर डिस्पाइट स्क्रूटनी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू डिजिटल अरेस्ट। कह रहा है कि ये लीगल कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाता जबकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चलती है, स्क्रूटनी होती है इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं वो ओवरसीज से होते हैं। ठीक है, बिकॉज डोमेस्टिक विक्टिम रिफ्यूज टू रिपोर्ट क्राइम, नहीं, बिकॉज ऑपरेशन रन फ्रॉम ओवरसीज कंपाउंड प्रोटेक्टेड बाई लोकल पैटर्न। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या फिर ये स्कैम सेंटर्स होते हैं वो बाहर होते हैं और वहाँ की जो ऑफिस कह सकते हैं ऑफिशियल होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Why does the Supreme Court insist on swift account freezes and fund restoration despite declined complaint figures? कह रहा है कि कोर्ट क्यों ज़्यादा जोर दे रहा है कि ये जो फ्रीजेज अकाउंट है उनके ऊपर तेज़ी से काम हो, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए और ये फंड को रिस्टोर करने की बात कही है जबकि कंप्लेंट डिक्लाइन हो रही है। टू प्रोसिक्यूट ऑल लोकल स्कैम सेंटर्स, ताकि लीगल एक्शन लिया जा सके लोकल स्कैम सेंटर्स के ऊपर, नहीं। टू पनिश नॉन कंप्लेंट कमर्शियल बैंक, नहीं। टू लिमिट डैमेज व्हेन परपिट्रेटर एस्केप, हाँ, ताकि जो डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके। अगर ये जो गुनाह करने वाले लोग हैं, परपिट्रेटर्स हैं, वो भाग भी जाते हैं तब भी डैमेज कम से कम हो सके। बेस्ड ऑन द पैसेज, वाई डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द क्रैक डाउन ऑन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स टू बी एन ऑनगोइंग चैलेंज डिस्पाइट अ शार्प ड्रॉप इन रिपोर्टेड पोर्टल कंप्लेंट्स। कह रहा है कि जबकि शिकायतें जो कंप्लेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं, उसके बावजूद ही सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इन डिजिटल अरेस्ट के ऊपर एक टफ कदम उठाना बहुत ज़्यादा अभी भी एक चैलेंजिंग स्टेप्स है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टफ स्टेप्स हैं। क्यों ऐसा मानता है? स्कैमर्स कंटिन्यूसली अडेप्ट थ्रू डीप फेक्स ओवरसीज कंपाउंड एंड स्विफ्ट फंड राउटिंग अक्रॉस म्यूल अकाउंट्स। हाँ, क्योंकि इस जो स्कैमर्स हैं वो अब एआई का भी यूज़ कर रहे हैं, डीप फेस का भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बाहर रहते हैं, बाहर के इनके कंपाउंड हैं, सेंटर्स हैं, और ये बहुत आसानी से फ़ंड को मूव कर लेते हैं म्यूल अकाउंट्स के जरिए। इस वजह से इनके ऊपर एक तरीके से इनको दोष देना या पनिशमेंट देना अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है। इसलिए कोर्ट मतलब ये मानता है कि क्योंकि ये चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो इनके ऊपर एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो ये जो है आंसर। इसमें हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। द कोर्ट एक सब्जेक्ट हो गया। कॉल द फिगर्स, कॉल ये एक फिनाइट वर्ब है। सर्टेनली इनकरेजिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे।
क्योंकि अब एक एक फिर पॉइंट को डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक एंड है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एंड आ गया तो अब यहाँ से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए होते हैं या उससे ज़्यादा, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे कि एंड, नॉर, बट और येट, सो से। तो एंड ये वाला एंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टेड भी एक फिनाइट वर्ब है और फिगर भी एक फिनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए, ये अभी भी एक ही क्लॉज है। डायरेक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सर्कुलेट, अब ये पूरा ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा, क्योंकि इसने जो डायरेक्ट किया है वो क्या डायरेक्ट किया है, ये सब करने के लिए, ये पूरा ये सब चीज़ें करने के लिए दी हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो एक ही सब्जेक्ट है, एक 2 फिनाइट वर्ब जरूर यूज़ की गई है, मगर यहाँ पर ना तो कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो देख रहे हो ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट है किसकी, क्योंकि कोर्ट ने ये सब डायरेक्ट किया है, ये सब करने को कहा है। तो एक तरीके से ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए, ये नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक और साथ ही साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। What is the closest meaning of official patronage? मतलब एक official support. The formal diplomatic protocols established between New Delhi and Asian to monitor conflict-ridden countries, नहीं. The systematic protection or sponsorship provided by the local authorities that allows illicit networks to flourish. एक तरीके से ऑफिशियल्स जो हैं, लोकल ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं इलीगल नेटवर्क्स को फैलने में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एट द हार्ट ऑफ अमर सिंह लेटेस्ट नोवेल, मतलब कह रहा है कि जो अमर सिंह की लेटेस्ट नोवेल है उसकी जो मेन थीम ये है, जिसका नाम, जो नोवेल है उसका नाम है स्लो बर्न, इज अ फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन शेयर्ड बाई परहैप्स ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब जो उसमें मेन थीम है वो हम सभी लोगों की एक तरीके से इमेजिनेशन है, वो हम सभी लोग उस बात को शेयर करते हैं। और वो क्या है, ऑफ लिविंग अ बिगर बेटर वर्जन ऑफ आवर लाइफ। मतलब हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसका बेटर वर्जन हम जीने लग जाएं। ओनली हेयर सिंह डैश ट्रॉप्स लाइक द मैजिक मिरर एंड द डॉपलैंगर टू कॉम्प्लिकेट दिस फैंटेसी। कह रहा है इस नॉवल में जो सिंह जी हैं, जिन्होंने ये नॉवल लिखा है, वो ट्रॉप्स मतलब होता है कि कुछ डिवाइसेस को यूज़ किया है या किस चीज़ों को यूज़ किया है स्टोरी टेलिंग में, जैसे कि मैजिक मिरर हो गए, डॉपलैंगर हो गया। डॉपलैंगर का मतलब है कि एक अपने ही जैसा कोई व्यक्ति है ना, एकदम हमारा ही इमेज जो हो, टू कॉम्प्लिकेट दिस फैंटेसी। तो उन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ करी हैं इस इमेजिनेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। एंड पॉन्डर ओवर क्वेश्चन, और ये सोचने के लिए कि हमारी आइडेंटिटी कैसी है, मॉरल एम्बिग्यूटी मतलब हमारी जो नैतिकता है वो किधर है, क्या सही है क्या गलत है, एंड सेल्फ रिकॉग्निशन, और अपने आप को पहचानने के लिए। मतलब कुछ चीज़ों का इस नॉवल में यूज़ किया गया है, और जो राइटर है उसने एक तरीके से अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचा है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठाया है, और वो समझ नहीं पा रहा है वहाँ पर कि क्या गलत है क्या सही है, और अपने आप को पहचानने के लिए उसने ये कहानी लिखी है। कहानी मतलब इस कहानी के अंदर है सेट इन कंटेम्प्रेरी मुंबई। कह रहा है कि ये जो स्टोरी है वो आज की मुंबई के ऊपर बेस्ड है। स्लो बर्न इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रगलिंग एक्टर ऋषि त्रिपाठी who hasn't been able to make it big despite chasing his dream for 6 years। कह रहा है कि स्लो बर्न जो है वो एक स्ट्रगलर एक्टर है कोई, ऋषि त्रिपाठी उनकी है, जो कि काफ़ी समय से अपने जो सपने हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 6 सालों से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर उनको सफलता नहीं मिली है। ऑन अ बैड डे, कह रहा है कि एक खराब दिन, आफ्टर अनदर ऑडिशन गोज रॉन्ग, जब एक और ऑडिशन मतलब जो एक्टिंग करने का ऑडिशन होता है वो और खराब गया, ही डैश द मिरर इन हिज रूम, तो उन्होंने कुछ किया मिरर के साथ, ओनली टू रियलाइज, बाद में उनको ये रियलाइज हुआ दैट द एक्ट हैज रिजल्टेड इन हिम एंटरिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, कि उन्होंने उस शीशे के साथ कुछ किया तो उसकी वजह से वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इट इज स्टिल मुंबई, कह रहा है कि वो दुनिया अभी भी मुंबई है, बट अ डिफरेंट वर्जन, मगर लेकिन थोड़ी सी अलग वर्जन है जो कि आज का मुंबई है उससे। ही नेम दिस सिटी मुंबई राइट, और उन्होंने इस सिटी को मुंबई राइट का नाम दिया है। एज अपोज डैश द मुंबई लेफ्ट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो उस मुंबई को थोड़ा सा उससे अलग रखना चाहते हैं जो कि वो पीछे छोड़ा है।
हियर यहाँ पर ऋषि इज ऋष कुमार, वो ऋष कुमार के नाम से जाने जाते हैं। अ स्टार विद मैनी हिट टू हिज नेम, एक ऐसे मतलब इस दुनिया में ये एक ऐसे एक्टर हैं या ऐसे स्टार हैं जिनके नाम पे बहुत सारी हिट फिल्में हैं। As Rishi begins to fit himself in the life of Rish, first cautiously and then with increasing confidence, कह रहा है कि जैसे जैसे जो ऋषि थे वो उन्होंने वो ऋष की लाइफ में उन्होंने अपने आप को ढालना स्टार्ट किया, थोड़ा सा कॉशियस तरीके से, फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। ही अंडरस्टैंड दैट डिस्पाइट ऑल द सक्सेस फेम मनी ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू बीइंग अ ऋषि। तो उनको ये समझ में आया कि इन सब सक्सेस के साथ ये जो फेम था, पैसा था, इसके बावजूद भी वो उस लाइफ में लौटना चाहते थे जो कि ऋषि की लाइफ थी। बट बिकमिंग ऋषि अगेन इज नॉट ईजी, कह रहा है लेकिन अब दोबारा ऋषि बनना भी उतना आसान नहीं है। एंड इन हिज डैश टू रिटर्न टू मुंबई लेफ्ट, अब यहाँ पे कुछ मीनिंग होगा कि वो शायद उस लाइफ में दोबारा लौटना चाहते थे। ही मेक्स चॉइसेस दैट डैश बिटवीन ऋषि एंड ऋष, तो उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से ऋषि और ऋष के बीच में क्या हुआ वो हम ऑप्शन देख के समझेंगे, ठीक है। ओनली हेयर सिंह डैश, अब भाई सिंह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही चाहिए हमें, तो यूज सही है, सॉरी यूज तो नहीं होगा, यूजेस सही है, यूजिंग नहीं होगा। हैज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जितने भी है सिंपल प्रेजेंट के ही ऑप्शन है ना। तो और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट वाला कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा चीज हुआ हो पास्ट में जिसका रेलिवेंस भी प्रेजेंट में हो, तो इस तरीके का मीनिंग नहीं है, तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। यूजेस ट्रॉप्स लाइक द मैजिक मिरर एंड द डॉपलैंगर टू कॉम्प्लिकेट दिस फैंटेसी। ही फिर से क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो पंच होगा नहीं, पंच सही है, पंच सिंपल पास्ट चाहिए नहीं क्योंकि पूरा पैसेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। पंचिंग यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पंच। भाई पंचिंग एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करो, इसको हम सिंपल वर्ब की तरह तो यूज नहीं कर सकते, तो पंचिंग नहीं है, बेस्ट क्या है, बी है। ही नेम दिस सिटी मुंबई राइट एज डैश द मुंबई लेफ्ट, अब एज मतलब वो उन्होंने मुंबई राइट नाम इसलिए रखा था क्योंकि उस मुंबई जो वो छोड़ आए हैं उससे अलग रखना चाहते थे, तो उसके थोड़ा सा अपोजिट में या फिर उससे थोड़ा सा अलग रखना चाहते थे। तो एज अपोज फॉर नहीं होता, ये कॉलिकेशन है, एज अपोज टू यूज होता है हमेशा, एज अपोज टू द मुंबई लेफ्ट, तो फॉर विद अगेंस्ट नहीं होगा, टू होगा। बट बिकमिंग ऋषि अगेन इज नॉट ईजी एंड इन हिज डैश टू रिटर्न टू मुंबई लेफ्ट, रिलेक्टेंस का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल भी इच्छा ना होना या फिर आपका मन ना हो, तो ये नहीं होगा। अपैथी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना होना। डेस्परेशन मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चाह रखना, कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आप उसको लेकर। कंपोजर का मतलब होता है काम रहना, शांत रहना, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे उस पुरानी लाइफ में वापस जाने के लिए। ही मेक्स चॉइसेस दैट, तो उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से जो ऋषि और ऋष थे उनके बीच में ब्रिज द गैप, मतलब दूरी कम हो गई। नहीं, जब आदमी डेस्परेट होता है तो वो कुछ खराब डिसीजन लेता है ना, डेस्परेशन में आदमी कभी कभी बहुत जल्दीबाजी में बहुत थोड़े अजीब डिसीजन लेता है। तो वो ऋषि और ऋष की लाइफ को मतलब उनको वो जोड़ना चाहते थे क्या, नहीं, वो उससे अलग मतलब वो ऋषि की लाइफ में लौटना चाहते थे। तो ब्रिज द गैप का तो मतलब ये हो गया कि ऋषि और ऋष के जो बीच में गैप है वो खत्म कर दिया, एक कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया गया। क्लियर द एयर का मतलब होता है टेंशन कम करना, तो ये तो मीनिंग नहीं आ रहा है। ब्लर द लाइन का मतलब है कि काफी ज्यादा ऋषि और ऋष में वो कंफ्यूज हो गए कि वो मतलब वो जाना भी चाहते थे कि वो ऋष है कि ऋषि है, तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेट जरूर दिख रही है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बातचीत स्टार्ट करना, तो यहाँ पे सी जो है वो ज्यादा बेस्ट मीनिंग दे रहा है, ब्लर द लाइन बिटवीन ऋषि एंड ऋष। ये है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो। Before calling action or cut on the sets of Patthar Panchali, the maestro was often overcome by nervousness. अब ये the maestro कौन है? maestro का मतलब होता है कि जिसको बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, कंपोजर में बहुत अच्छा हो ना, डायरेक्शन में बहुत अच्छा हो, मूवी की बात कर रहे हैं, तो maestro उसको बोल सकते हैं। तो ये कौन है इसका हमें पता नहीं चल रहा है। इट वॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये हिज किसके लिए यूज हुआ, तो टू से भी स्टार्ट नहीं होगा। 3 से 2 ऑप्शन है तो 3 को चेक करते हैं। Ever wondered what the maestro storyteller Satyajit Ray's
राइज मूवमेंट्स ऑफ ट्रेपिडेशन लुक्ड लाइक। कह रहा है क्या तुमने कभी इस तरीके से सोचा है कि जो ये मास्टर स्टोरी टेलर है जिनका नाम सत्यजीत है, क्या उनके समय उनके पास भी जो मतलब जो एंशियस मूवमेंट थे, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंशियस, थोड़ा डराने वाले जो मूवमेंट थे वो कैसे होते होंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि सत्यजीत जी कैसे डरते होंगे या फिर वो किस किस तरीके से नर्वस होते होंगे। 3 के बाद या तो 4 होगा या तो 1 होगा। स्टैंडिंग बिसाइड हिम वॉज द वन पर्सन हु इंस्टिंक्टिवली अंडरस्टूड दोज साइलेंसेस। कौन से साइलेंसेस पता नहीं, तो हम अभी 4 के साथ नहीं जाएंगे। फर्स्ट को देखो, कह रहा है कि बिफोर कॉलिंग एक्शन और कट, जब वो कभी भी मतलब एक्शन या फिर कट बोलते थे, जब भी वो सेट में होते थे, द मैस्ट्रो वॉज ऑफन ओवरकम बाई नर्वसनेस। तो उनके मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो नर्वस हो जाते थे। ठीक है, तो 3 का हम 1 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उनके बगल में एक व्यक्ति खड़ा रहता था जो तुरंत समझ जाता था कि उस साइलेंसेस का मतलब वो जो नर्वस होते थे तो उसका वो तुरंत उसको समझ जाता था। वो था कौन फिर? इट वॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। वो उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड था, कोलैबोरेटर था, आर्ट डायरेक्टर था, बंसी चंद्र गुप्त। तो 3142 जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।